साथियों, मैं हूं डॉक्टर पल्लव पांडे। आज हम चर्चा कर रहे हैं द फंक्शनल अप्रोच के बारे में। द फंक्शनल अप्रोच इज़ यूज्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी। आइए पहले सामान्य चर्चा कर लेते हैं। द फंक्शनल अप्रोच इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेकंड पैराडिगम ऑफ साइकोलॉजी। यह साइकोलॉजी की सेकंड पैराडिगम यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की दूसरी मिसाल है, यानी कि मनोविज्ञान का दूसरा चरण है। ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि फंक्शनल अप्रोच क्या लैंग्वेज टीचिंग में इसे सेकंड पैराडिगम ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, यानी कि मनोविज्ञान का द्वितीय चरण या द्वितीय मिसाल इसे कहा जाता है। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द फंक्शन ऑफ द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग कॉन्शियसनेस। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है इस अप्रोच की कि यह मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, मानसिक गतिविधि को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें कॉन्शियसनेस यानी कि एक्टिविटी, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए हमारा जो उन्मुखपन जो होता है, उन्मुक्तता जो होती है, यानी कि हमारा जो मानसिक विचार जो हैं उसको भी इसमें महत्व दिया जाता है। इस अप्रोच को जो विकसित करने का श्रेय है वो विलियम जेम्स को जाता है। उन्होंने 1890 में इस अप्रोच को विकसित किया था। और जेम्स के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है, जेम्स वॉज द फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड रोट द फर्स्ट जनरल टेक्स्ट बुक रिगार्डिंग साइकोलॉजी। यानी कि अमेरिका का पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? तो आपका जवाब होगा विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने ही सबसे पहले अमेरिका में मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तक का लेखन किया था, और आपने ही फंक्शनल अप्रोच के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया था कि फंक्शनल अप्रोच भी एक कॉन्सेप्ट होता है। 1890 में आपने इसके बारे में अपने विचार रखे थे। और इस अप्रोच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये मेंटल प्रोसेस और कॉन्शियसनेस को महत्व देता है, इम्पोर्टेंस देता है। यानी कि किसी भाषा को, अभी हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि किसी भाषा को सीखने में मानसिक रूप से जो हमारी तैयारी जो होती है, हमारी जो एक्टिविटी जो होती है, वह महत्वपूर्ण होती है। इस अप्रोच में ही रीजनड दैट द मेंटल एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस मस्ट बी इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। इस लैंग्वेज का अप्रोच, जो फंक्शन अप्रोच जो है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह होती है कि यह एक तरह से मानसिक गतिविधि जो होती है, मेंटल एक्ट, जो कि कॉन्शियसनेस के रूप में हमारा जैविक गतिविधि का आधार होता है। यानी कि आपको अगर किसी भाषा को सीखना है तो उसमें एक जैविक गतिविधि भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, और वह जैविक गतिविधि जागरूकता के रूप में होनी चाहिए, यानी कि किसी भाषा को सीखने में एक रुचि के रूप में होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि यह एक मनोवैज्ञानिक का कार्य है। दिस इज़ अ साइकोलॉजिस्ट जॉब टू अंडरस्टैंड दीज फंक्शंस सो दैट दे कैन डिस्कवर द मेंटल प्रोसेस टू ऑपरेट। इसमें खुद जो लर्नर है वो तो इसमें एक्टिविटी करता ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि लर्नर के द्वारा की जाने वाली जो क्रिया है, लर्नर के द्वारा जो की जाने वाली गतिविधि है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मनोवैज्ञानिक को भी इसके बारे में अच्छी तरह से एनालिसिस करना होगा। यानी कि इसमें एक अधिगमकर्ता को उसके अधिगम की विशेषता या अधिगम में आने वाली न्यूनताओं को बताने का पूरी जो जिम्मेदारी है वो मनोवैज्ञानिक को दी गई है। गॉर्डन ने 1995 में अपने विचार रखे थे कि दिस आइडिया वाज एन अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, है ना। ये सबसे बड़ी बात यह है कि संरचनावाद का यह वैकल्पिक स्वरूप है, वैकल्पिक विचार है, यह गॉर्डन ने कहा था, विच वाज द फर्स्ट पैराडिगम इन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का पहला पैराडिगम क्या है, पहली मिसाल क्या है, पहला चरण क्या है? संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। और दूसरा क्या है जो अभी हम जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो ये दो इसमें पहला मनोविज्ञान का जो पहला चरण है, पहली मिसाल है वह है संरचनावाद, और दूसरी मिसाल है फंक्शनल अप्रोच। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत अच्छी तरह से आप ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है फंक्शनल अप्रोच के बारे में अति सामान्य जानकारी, जिससे हम अपने इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। अब इसमें एक शब्द आ रहा है SLA, याद रखिएगा इस SLA को, क्योंकि लैंग्वेज टीचिंग में, सेकंड लैंग्वेज टीचिंग में महत्वपूर्ण भूमिका होती है फंक्शनल अप्रोच की। इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन शब्द ध्यान दीजिएगा, लर्निंग नहीं है, एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है पूरा अर्थ ग्रहण करना,
है ना, इसका बेसिक स्पीच से बना हुआ है, यानी कि पूरा निचोड़ लेना, जिसे पूरा पूरा प्राप्त कर लेना। तो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में फंक्शनल अप्रोच जो है वो उसी तरह से है जिस तरह से चॉम्स्की का यूनिवर्सल ग्रामर मेथड है। यूनिवर्सल ग्रामर मेथड अभी हमारे अध्ययन का विषय नहीं है, लेकिन हम आने वाले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चॉम्स्की के यूनिवर्सल ग्रामर से इसकी सिमिलरिटी है, किसकी, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में फंक्शनल अप्रोच की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इट फोकस इज ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल सिचुएशन एज वेल एज द अंडरलाइंग नॉलेज। क्या बेसिक है यूनिवर्सल, चॉम्स्की के यूनिवर्सल ग्रामर जो कॉन्सेप्ट है उसका आधार क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यह जो फोकस करता है, फोकस किस पे करता है, लैंग्वेज का वास्तविक सिचुएशंस पर के आधार पर अधिगम पे, यानी कि जो भाषा का जो वास्तविक स्वरूप है उसके आधार पर ही इसमें अधिगम का विकास इसमें किया जाता है, साथ ही साथ उसमें अनुभव को जोड़ते हुए, यानी कि आसपास के वातावरण को देख करके अनुभव को इसमें शामिल किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में इसमें उभर करके सामने आता है। तो इस सबसे महत्वपूर्ण बात फंक्शनल अप्रोच की यह है कि इसकी जो सिमिलरिटी है वो चॉम्स्की के यूनिवर्सल ग्रामर कॉन्सेप्ट से है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान रखिएगा। और आगे के स्लाइड्स में भी हम ये SLA शब्द का प्रयोग करेंगे। SLA का मतलब है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ना कि सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। Functionalism was the basis of development for several subtypes of psychology, including child and development psychology, clinical psychology, psychometrics एंड इंडस्ट्रियल और वोकेशनल साइकोलॉजी। देखिए ये जो फंक्शनलिज्म जो है इसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, संरचनावाद है, इसकी भी एक महत्वपूर्ण जो बात है कि ये भी अपने आप में विविध मनोवैज्ञानिक स्वरूपों को अपने में शामिल किए हुए हैं, अपने में इसमें शामिल रखता है अपने विविध स्वरूपों को, जिनमें महत्वपूर्ण है चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, बच्चा और विकास की मनोविज्ञान, उपचारात्मक साइकोलॉजी, साइकोमेट्रिक्स और इंडस्ट्रियल वोकेशनल साइकोलॉजी। देखिए ये सिर्फ फंक्शनलिज्म अपने आप में एक ही चरण को अपने आप में समाहित नहीं किए हुए है, अपितु यह अंतर अनुशासनात्मक मनोवैज्ञानिक स्वरूप को अपने आप में समेटे हुए। फंक्शनलिज्म इवेंचुअली ड्रॉप्ड आउट ऑफ पॉपुलर फेवर एंड वाज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट डोमिनेंट पैराडिगम बिहेवियरिज्म। दूसरा इसकी सबसे बड़ी बात फंक्शनलिज्म की यह है कि ये इसने एक तरह से जो व्यवहारवाद जो था, जो आउट ऑफ डेटेड धीरे धीरे माना गया था। हमने पहले वाले वीडियोस में व्यवहारवाद के बारे में चर्चा की है कि व्यवहारवाद कैसे कैसे फेज आउट हुआ। तो व्यवहारवाद के एक विकल्प के रूप में उभर करके सामने आया, व्यवहारवादी सिद्धांत के विकल्प के रूप में उभर करके सामने आया। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यह भी बनता है कि किस तरह से व्यवहारवाद के विकल्प के रूप में फंक्शनलिज्म जो है उभर करके सामने आया। यह भी एक महत्वपूर्ण चर्चा के बिंदुओं में से हमारा एक बिंदु है आज के इस वीडियो में, और आप भी इसके संदर्भ को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फोकस इज ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल सिचुएशन। इसकी सबसे बड़ी बात देखिएगा, इसमें जो भाषा का जो इस्तेमाल जो होता है वो रियल सिचुएशन के आधार पर करने पर जोर दिया जाता है, ना कि गाइड। देखिए इसमें शब्द हमने क्या 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 कहा है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग नहीं। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो गाइडेड एनवायरनमेंट में हो सकता है, लेकिन जो एक्विजिशन जो है, जब तक आप स्वयं प्रेरित ना हो किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी चीज़ के एनालिसिस के लिए, किसी चीज़ को अपने जीवन में लागू करने के लिए, तब तक आप उसका एक्विज नहीं कर सकते, उसको आप पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये लर्निंग से आगे का जो प्रोसेस है इसे आप हम क्या कहते हैं, एक्विजिशन। तो ये एक्विजिशन के लिए ये फंक्शनल अप्रोच है, यह जोड़ देता है रियल लाइफ सिचुएशन यानी परफॉर्मेंस को, एज वेल एज अंडरलाइंग नॉलेज, कॉम्पिटेंसी और परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंसी को। यानी कि आपने जो रियल सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से ढाला, रियल सिचुएशन किस तरह से ऑब्जर्व किया, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद आप में ऐसी क्या योग्यता है, यानी कि अधिगमकर्ता में एक स्व योग्यता का एक विकास होता है, जिससे कि वह देश काल परिस्थिति के आधार पर अपने ज्ञान को विस्तृत करता है। नो शार्प डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द टू। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी कि परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंसी, इन दोनों को फंक्शनल अप्रोच में एक साथ चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है SLA के लिए। अभी क्योंकि हम SLA की बात कर रहे हैं, है ना, SLA के लिए ये साथ में चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। महत्वपूर्ण संदर्भ है, ये याद रखिएगा, परफॉर्मेंस प्लस कॉम्पिटेंसी इज इक्वल टू फंक्शनल अप्रोच।
Study of second language acquisition begins with the assumption that the purpose of language is communication. यह भी मान करके चलता है, यह अप्रोच भी मान के चलता है कि अगर आप किसी को कोई भाषा सिखा रहे हैं या कोई भी भाषा है, उसका एकमात्र मूल उद्देश्य जो होता है सीखने का वह कम्युनिकेशन है, यानी कि संवाद अदायगी है। ये तो बेसिक संदर्भ है, महत्वपूर्ण बातों में से एक बात है। द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज रिक्वायर्स कम्युनिकेटिव यूज। कोई भी देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड लैंग्वेज के साथ साथ या फर्स्ट लैंग्वेज में भी अगर कोई रिफाइनमेंट की बात करता है ना, सेकंड लैंग्वेज तक इसने अपने आप को फंक्शनल अप्रोच ने समाहित करके इसको अपने आप को सीमित करके नहीं रखा हुआ है, इसने अपना क्षेत्र और व्यापक कर दिया है। और व्यापक करते हुए इन्होंने प्रथम भाषा भी अगर किसी को सिखाई जाती है, हालांकि प्रथम भाषा को गाइडेड एनवायरनमेंट, लेकिन इसमें सिखाने वाली बात नहीं है, इसमें एक्विजिशन वाली बात है। और एक्विजिशन सेल्फ होता है, यानी कि कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, इसमें सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो उसका एकमात्र जो उद्देश्य होता है वह क्या है? कम्युनिकेटिव यूज, यानी कि उसका जो उद्देश्य जो होता है वह संवाद स्थापना होता है। स्कोप ऑफ कंसर्न गोज बियॉन्ड द सेंटेंस टू इंक्लूड डिस्कोर्स, स्ट्रक्चर एंड हाउ लैंग्वेज यूज इन इंटरेक्शन। ये इस संदर्भ जो है ये यहीं तक सीमित नहीं है। यह सेंटेंस डिस्कोर्स का अर्थ होता है वार्तालाप, यानी कि यह लिखित पे ज़्यादा जोर नहीं देता है या मौखिक पे ज़्यादा जोर देता है। डिस्कोर्स, स्ट्रक्चर एंड हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का अर्थ क्या होता है? संवाद स्थापना, भाव अभिव्यक्ति, यानी कि वाद और संवाद। तो वाद संवाद के स्वरूप के रूप में एक भाषा को पढ़ाना और या एक भाषा का यूज़ जब एक लर्नर डेवलप करता है तो फंक्शनल अप्रोच की स्टडी का एक माध्यम होता है। टू इंक्लूड द एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बियॉन्ड द लैंग्वेज। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा, भाषा के क्षेत्र तक ही, भाषा की परिधि तक ही या कम्युनिकेशन बंधा हुआ नहीं रहता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर जो दे रखा है उस स्ट्रक्चर के आधार पर ही एक भाषा में संवाद या वाद स्थापना या बातचीत, डिस्कोर्स, डायलॉग स्थापना मात्र और मात्र बंधे बंधा स्ट्रक्चर तक नहीं, जबकि इसका क्षेत्र अति व्यापक होता है। क्यों? क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य होता है किसी भी रूप से कॉम्प्रिहेंशन करवाना श्रोता को, सुनने वाले को। तो इसमें लर्निंग की बात नहीं है, इसमें एक्विजिशन की बात है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है एक अधिगमकर्ता द्वारा, स्वाधिगम द्वारा सीखना। ये टॉमलिन ने 1990 में इस संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। 4 of the functional approaches which have been influential in second language acquisition are, second language acquisition के 4 अलग अलग कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको फंक्शनल अप्रोच ने प्रभावित किया है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है सिस्टमैटिक लिंग्विस्टिक्स, दूसरा फंक्शनल टाइपोलॉजी, थर्ड है फंक्शन टू फॉर्म मैपिंग एंड फोर्थ इज इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जिन्होंने फंक्शनल अप्रोच ने जिनको प्रभावित किया है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। अब आगे वाले वीडियोस में हम इसकी आगे और चर्चा कर लेते हैं कि ये 4 जो कौन कौन से संदर्भ हैं, 4 कौन कौन से बिंदु हैं जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को प्रभावित जो करते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टमेटिक लिंग्विस्टिक्स। इसे 1950 के बाद के दशक में M.A.K. हेलिडे ने विकसित किया था। सिस्टमेटिक लिंग्विस्टिक्स बीन डेवलप्ड बाय M.A.K. हेलिडे, है ना, 1950 में। दिस इज़ अ मॉडल फॉर एनालाइजिंग लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ द इंटररिलेटेड सिस्टम्स ऑफ चॉइसेस दैट आर अवेलेबल फॉर एक्सप्रेसिंग मीनिंग, यानी कि भाषाई आधार पर अर्थ को एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में स्थानांतरित करना और बैलेंस संतुलन स्थापित करने का इसके तहत प्रयास किया जाता है। बेसिक टू द अप्रोच इज द नोशन अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेलिवोन्स्की। नोशन का क्या मतलब होता है? हाव भाव, NOTION, नोशन, यानी कि जेस्चर। नोशन इसका एक बेस है। देखिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण बात आप देखिएगा कि यह भाषाई आधार पर इस संवाद स्थापना की बात नहीं करते, अपितु यह हाव भाव से जो अभिव्यक्ति होती है इसको भी महत्व दिया जाता है। और इसके लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव विज्ञानी मेलिनोवस्की के विचारों को इसमें स्वीकार किया गया है ना। That language structures cannot be idealized and studied without taking into account the circumstances of their use. मेलिनोवस्की क्या कहते हैं कि जब तक आप किसी भाषा का परिस्थितिगत
अध्ययन नहीं करते हैं। भाषा के इस्तेमाल को परिस्थितिगत आधार पर जब तक आप अध्ययन करके जिसको आप विश्लेषित नहीं करते हैं, तब तक आप किसी भाषा का संवाद स्थापना में उसका काम नहीं कर सकते, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक सोशल कॉन्टेक्स्ट, यहाँ तक कि सोशल सामाजिक संदर्भ से बाहर भी एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक, है ना। देखिए सीधी सी बात है कि अगर हम यहाँ से जर्मनी जाते हैं, पीस ऑफ एग्जांपल, है ना, वहाँ हम भाषा दाइचे वहाँ की लैंग्वेज हम लोग नहीं जानते, लेकिन अगर हमें चोट लग जाती है खुदा ना खास्ता, या हमारी कोई हेल्प करता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे? थैंक यू शब्द कोई समझेगा नहीं, वेलकम शब्द वहाँ कोई समझेगा नहीं, लेकिन हमारे चेहरे से प्रदर्शित होने वाला दर्द, हमारे चेहरे से प्रदर्शित होने वाला खुशी का स्माइल, लाफिंग, मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, ये नोशन कहलाता है, हाव भाव। तो इसके आधार पर भी हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा, तो इससे सबसे बड़ी बात है फंक्शनल अप्रोच में इसे भी स्थान दिया गया है, यानी कि जो माइम स्टेज है, जो मौन अवधारणा है, उसको भी इसमें स्थान दिया गया है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पुख्ता प्रूफ ये उन्होंने दिए हैं। इसके एक मानव जो विज्ञानी हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं मेलिनोव्स्की, उनके विचारों को मूर्त रूप देने के लिए M.A.K. हेलिडे द्वारा जो विकसित किया गया फॉर्मूला है, उसके आधार पर। दूसरा है फंक्शनल टाइपोलॉजी। फंक्शनल टाइपोलॉजी बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज। विश्व की भाषाओं में कई शब्द ऐसे होते हैं जो समानता लिए हुए होते हैं, है ना। तो एक भाषा का वैश्विक स्वरूप इसमें स्पष्ट किया जाता है, और कई भाषाओं के स्वरूपों को इसमें या सामान्य शब्दों को इसमें स्थान दिया जाता है, ताकि जब एक व्यक्ति कहीं और भी जाकर के उस शब्द का इस्तेमाल करेगा तो उसका इस्तेमाल यूनिवर्सल हो जाएगा, यानी कि सार्वभौमिक रूप में हो जाएगा, और अगला जो होगा वह भले उस देश का नहीं है, फिर भी उसका मतलब समझ जाएगा। This study involves the classification of the language and their features into categories, types, hence typology, with a major goal being describe pattern of the similarities and differences among them. यानी कि कुछ भाषाओं में, संसार की भाषाओं में समानता और संसार की भाषाओं के इस्तेमाल करने में जो विविधता है, इनका जो अध्ययन जो किया जाता है वो फंक्शनल टाइपोलॉजी के तहत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल टाइपोलॉजी। यह प्रश्न बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है। सीटेट और रीट के क्वेश्चंस में वाइड पर्सपेक्टिव में जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेहतरीन प्रश्न के रूप में ये प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल अप्रोच पर बहुत कम काम हुआ है। अगर आप यूट्यूब में भी देखेंगे, इसके वीडियोस नहीं के बराबर हैं फंक्शनल अप्रोचेस के, और फंक्शनल अप्रोच सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में इसके वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद इसमें जो सर्च किया था तो मैंने भी ये पाया, तब ये वीडियो आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। And to determine which types of pattern occur more or less frequently or are universal distribution, और इसमें यह कहा जाता है कि कौन से भाषा का कौन सा पैटर्न है, कौन सा संदर्भ है जो दूसरी भाषा से मेल खाता है या दूसरी भाषा से मेल नहीं खाता है, और जब वह दूसरी भाषा से मेल खाता है तो उसे किस तरह से यूनिवर्सलाइजेशन उसका किया जाए, यानी कि उस शब्द समूह का या उस भाषा के किन किन शब्दों का ऐसा यूनिवर्सलाइजेशन हो कि जब उसे दूसरे देश के, दूसरे स्थान के लोग भी जब उसका अध्ययन करें या जो उससे कम्युनिकेशन उसका करें, इस्टेब्लिश करें, तो उससे उनको संवाद शून्यता की स्थिति न हो। तो यह है फंक्शनल टाइपोलॉजी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला है फंक्शन टू फॉर्म मैपिंग। यह भी फंक्शनल अप्रोच का अगला है, यह अगला चरण है। यह बताता है डिस्क्रिप्शन एनालिसिस ऑफ द इंटर लैंग्वेज एम्फेसिस, फंक्शन टू फॉर्म मेकिंग एंड एक्विजिशनल सीक्वेंसेस। जब एक भाषा से दूसरी भाषा की तरफ उन्मुख होते हैं तो किस तरह से कौन कौन से संदर्भों का, कौन कौन से स्वरूपों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अ बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव इज दैट एक्विजिशन ऑफ बोथ फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज। देखिए यहाँ जहाँ आप भी देखिएगा, कई जगह आपको L1 L2 लिखा हुआ दिखेगा। L1 L2 शब्द का सामान्य एकमात्र अर्थ होता है फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज। इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रामेटिकलाइजेशन इन विच द ग्रामेटिकल फंक्शन सच एज द एक्सप्रेशन ऑफ द पास्ट टाइम इज फर्स्ट कन्वेड बाय शेयर्ड एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक नॉलेज एंड इंटरफेसिंग बेस्ड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कोर्स देन बाय अ लेक्सिकल वर्ड। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि प्रथम भाषा तथा द्वितीय भाषा, मातृभाषा द्वितीय भाषा में ऐसे कौन से स्वरूप हैं जो व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरणिक आधार पर जो यूनिवर्सल हैं,
जो एक हैं और जिनके व्याकरण का जो संरचना है वह एक है। ये एक महत्वपूर्ण इसमें बात है। यानी कि फंक्शनल अप्रोच, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसमें शब्द आता है एक्विजिशन, कि जिस किसी भी रूप में एक अधिगमकर्ता स्व अधिगम द्वारा अपने स्वयं का जो विकास करता है किसी भाषा को सीखने में, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है निभाता है। तो जब स्व अधिगम की बात आती है तो हिंदी भाषा का में भी कई शब्द संरचना हैं, कई वाक्य संरचना हैं जो सेकंड लैंग्वेज से कहीं ना कहीं तो मेल खाती हैं, है ना। तो इन जब समान मेल खाने वाली शब्द संरचनाओं, वाक्य संरचनाओं का जब इसमें अध्ययन किया जाता है तो इसे एक जो मैप का स्वरूप जो दिया जाता है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो इसका किया जाता है, वह फंक्शन टू फॉर्म मैपिंग के कैटेगरी में आता है, जिससे कि वार्तालाप की श्रेणी सरल और सहज बने। हमेशा इसका ये मानना है कि जब हम बच्चे को किसी चीज़ के लिए प्रेरित करें तो उसे पास्ट टेंस से सिखाने के लिए प्रेरित करें, मीन्स यस्टरडे, और उसके बाद प्रेजेंट की तरफ लेकर के जाएं। यह एक महत्वपूर्ण बात फंक्शनल अप्रोच के सामने आती है, फंक्शनल अप्रोच के अध्ययन से। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उनको समेकित किया जाए। यह फंक्शनल अप्रोच के बात का एक अंतिम चरण है जो कि फोकस करता है स्ट्रक्चर एंड द वे द लर्नर पुट देयर वर्ड्स टुगेदर, है ना। ये क्लेन और पर्ड्यू इन्होंने ये विचार दिया है कि किस तरह से जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, वह शब्दों को एक स्वरूप में बांधता है, यानी कि मूर्त रूप देता है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ओरल और रिटन, इन दो फॉर्म्स में बेसिक डिफरेंस ग्रामर का होता है। ओरल में ग्रामर पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, उसका अर्थ मात्र और मात्र कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन हो जाना चाहिए लिसनर को, दैट्स ऑल। इसलिए एक व्यक्ति सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में किस तरह से शब्द संरचना को वाक्य संरचना में परिवर्तित करता है, इसका अध्ययन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, जिसमें ग्रामर का महत्व नहीं के बराबर होता है। The task to studying second language acquisition from their perspective including the description of structure of interlanguage, यानी कि जब एक भाषा का इस्तेमाल का शब्द समूह का इस्तेमाल जब सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए किया जाता है, यानी कि उस वाक्य संरचना क्या वाक्य संरचना का जो अध्ययन है वो सेकंड लैंग्वेज के लिए किया जाता है, इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है। तो इसका भी अध्ययन, इसको भी इसमें स्थान दिया गया है। यानी कि फंक्शनल अप्रोच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि फंक्शनल अप्रोच में टारगेट लैंग्वेज के साथ साथ फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मदर टंग को भी उतना ही महत्व दिया गया है। क्योंकि उसी के स्ट्रक्चर्स, उसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी के जो सेमांटिक्स हैं, उसका अनुसरण एक लर्नर द्वारा किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात इसके संदर्भ में यह है ना। इंटर लैंग्वेज कॉल्ड लर्नर्स वेराइटीज़, जिसे लर्नर की वेराइटीज़ भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रश्न है कि लर्नर की वेराइटी क्या है। लर्नर की वेराइटी यह है कि जब वह उसको जो भाषाएं आसपास के संदर्भ में उसने देखी हैं, सुनी हैं, है ना, उन भाषाओं का इस्तेमाल करके जब वो अपने को सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में या सेकंड लैंग्वेज में वह अपने आप को अभिव्यक्त करता है या उसकी स्थिति उसमें विकसित होती है, उससे लर्नर की वैरायटी कहा जाता है, जिसे क्लेन एंड पर्ड्यू ने लर्नर की वैरायटी का ध्यान रखेगा। डिस्कवरिंग व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल गाइड लर्नर्स प्रोडक्शन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड एनालाइजिंग हाउ दिस प्रिंसिपल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं, सामान्य नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तत्व हैं, जो एक भाषा के शब्द समूह, एक भाषा की वाक्य रचना, एक भाषा के शब्द संरचना को दूसरी भाषा में भी स्थानांतरित ट्रांसफ़र करने के लिए एक लर्नर द्वारा सेल्फ डेवलप्ड होते हैं। देखिए, यह एक्विजिशन है तो यह सेल्फ डेवलप होगा, इसमें सारी स्ट्रेटजी सेल्फ डेवलप होगी। एक लर्नर द्वारा की जाने वाली सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो एक्विजिशन है, उसको तो एक लर्नर सेल्फ डेवलप कर रहा है, पहली बात है ना। लेकिन उस स्ट्रेटजी को जो उसने अनायास ही विकसित की है एक लर्नर ने, उसका अध्ययन करना मनोवैज्ञानिक का कार्य होता है। तो ये सारे के सारे जो चरण हैं, 4 चरणों की हमने जो बात की, ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन करने के लिए विकसित किए जाने वाले चरण हैं कि मनोवैज्ञानिक किस तरह से फंक्शनल अप्रोच का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।
आपके आपके वीडियो देखने के लिए। आपने वीडियो देखा, शुभकामनाओं के साथ। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सूचित करें। ऑल द बेस्ट।